हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और तुम्हारे जूनियर सीनियर है उनको भी शेयर करो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है? तो कोई मॉड्यूलेशन होता है तो उसमें क्या होता है, एक कैरियर सिग्नल होता है, ठीक है ना। तो हमारे कैरियर सिग्नल कितना है, ए सी कॉस 2π/fct है, ठीक है। क्या बिफोर मॉड्यूलेशन है, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन हो जाएगा तो आफ्टर फेज मॉड्यूलेशन जो सिग्नल हो जाएगा उसमें जो सिग्नल होगा कैरियर सिग्नल, उसमें क्या होगा, एक फेज ऐड हो जाएगा। कितना? 5 फेज ऐड हो जाएगा। तो 5 क्या बोलते हैं, फेज डेविएशन बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। जो 5 है वो क्या है, के पी एम टी है। क्या है? के पी एम टी है, ठीक है। जहाँ पर के पी क्या हमारा फेज सेंसिटिविटी है, ठीक है, लिखा हुआ फेज सेंसिटिविटी। और एम टी क्या है, एम टी हमारा मैसेज सिग्नल है। क्या है? मैसेज सिग्नल है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एस पी एम टी इक्वल टू ए सी कॉस 2π/fct प्लस के पी एम टी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जनरल इक्वेशन है। किसका? पी एम सिग्नल का। क्या है ये? जनरल इक्वेशन। याद रखना, पी एम सिग्नल जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए सी कॉस 2π/fct प्लस के पी एम टी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। जो मैसेज सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल एम टी है उसको हम कैसे ले सकते हैं, ए एम कॉस 2π/fct, सॉरी एफ एम टी ले सकते हैं। और उसका सिग्नल ऐसा होता है, ठीक है, कॉस का सिग्नल ऐसा होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई ए एम से है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए एम होगी, माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस ए एम होगी, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम फेज डेविएशन, ठीक है, फेज डेविएशन कितना, इतना है। अब मैक्सिमम फेज डेविएशन कितना होगा, मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, मैसेज सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम मैसेज सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए एम है, ठीक है ना। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, ए एम आ जाएगा। तो जो हमारा डेल्टा फाई, क्या बोला, जो डेल्टा फाई होगा होगा मैक्स ऑफ के पी एम टी, ठीक है। और एम टी की वैल्यू कितनी है, ए एम है, कितनी है, ए एम है। तो हमारा जो डेल्टा फाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, के पी ए एम, क्या हो जाएगा, के पी ए एम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब डेल्टा फाई को हम इसमें जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में, मतलब अगर इस पूरे को एम एस एम टी को अगर यहाँ पुट करेंगे इसमें, तो हमारा सिग्नल कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। क्या? ए सी कॉस 2π/fct प्लस के पी ए एम कॉस 2π/fmt, ठीक है। जहाँ पर के पी ए एम क्या है, हमारा बीटा है। बीटा क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ पी एम सिग्नल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। देखो, फॉर पीएम सिग्नल, ठीक है, क्या बोला, फॉर पीएम सिग्नल जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, के पी ए एम, जो डेल्टा फाइव के इक्वल होती है। बट जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, क्या बोला, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो बीटा होता है वो के एफ ए एम अपॉन एफ एम होता है। याद रखना, दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। जो फेज मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा इक्वल टू के पी ए एम होता है। और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बीटा इक्वल टू होता है के एफ ए एम अपॉन एफ एम। और के एफ ए एम को हम डेल्टा एफ कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ अपॉन एफ एम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन अपॉन मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, किसके लिए, फॉर एफ एम सिग्नल। याद रखना, ठीक है ना। हम्म, तो हमारे जो अगला आता है, कितना है, फोर, सॉरी एक पॉइंट रह गया, मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है। सही है, सही है। अब ठीक, क्या बोला मैंने, जो बीटा है, बीटा को क्या लिख सकते हैं, के पी ए एम लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके, डेल्टा फाइव के बराबर होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो हम कह सकते हैं फॉर पी एम सिग्नल, क्या कहते हैं, फॉर पी एम सिग्नल जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम आई है वो किसके बराबर है, मैक्सिमम फेज डेविएशन के इक्वल होता है, ठीक है ना। ई एस में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। जो पी एम सिग्नल होता है उसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो किसके बराबर होता है, मैक्सिमम फेज डेविएशन के इक्वल होता है। इसे माइंड में घुसेड़ लो, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है, दी फॉर फेज मॉड्यूलेशन, क्या बोला, फॉर फेज मॉड्यूलेशन बीटा एंड डेल्टा फाई, क्या बोला, फॉर पीएम सिग्नल बीटा और डेल्टा फाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी। मतलब क्या है, जो हमारा बीटा और डेल्टा फाई है वो
मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी एफएम पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब एफएम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी ईएस में बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रख लेना इसको, ठीक है ना। तो जो पीएम सिग्नल जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस बीटा कॉस टू पाई एफ एम टी। याद रखना दोनों इक्वेशन कंपेयर करके। जो एफ एम सिग्नल होता है वो ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन टू पाई एफ एम टी होता है, ठीक है ना। हम इन दोनों इक्वेशन से क्या पता पड़ रहा है, फॉर पी एम एंड एफ एम सिग्नल जो जो मैसेज कंपोनेंट है, मैसेज कंपोनेंट है, ये दोनों क्या हमारे मैसेज कंपोनेंट है, उस पर उसमें क्या 90 डिग्री का फेस शिफ्ट है, कितने का, 90 डिग्री का क्या है, फेस शिफ्ट है कि नहीं है। यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री। यहाँ लिखा हुआ है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एफ एम एंड पी एम आर सेम एक्सेप्ट 90 डिग्री फेज शिफ्ट एट मैसेज फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, ठीक है। जो मैसेज फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसमें कितने 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। हर एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट है द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ पी एम, जो पी एम सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है वो सेम है एज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। याद रखना जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है वो पीएम सिग्नल का और एफएम सिग्नल का सेम होता है। इससे हम कह सकते हैं कि जो उसकी बैंडविड्थ और जो पावर है, क्या बोला, बैंडविड्थ और जो पावर है वो क्या होंगी, सेम होंगी फॉर पीएम सिग्नल एंड एफएम सिग्नल। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, ईएस में तो नहीं आया लेकिन बहुत एग्जाम में आया है। क्या जो बैंडविड्थ और पावर होती है पीएम और एफएम सिग्नल में क्या होती है, इक्वल होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, हाँ। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ 2β+1 एफ एम, समझ में आ रहा है। यहाँ पर बीटा किसके बराबर होता है, डेल्टा फाई के इक्वल होता है, तो लिख सकते हैं टू डेल्टा फाई प्लस 1 एफ एम किसके बराबर हो जाएगी, बैंडविड्थ के इक्वल होगी, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले लिख लो जो हमारे एग्जाम में आएगा। दोनों ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल चॉइस में तुम कर सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। सिंगल चॉइस में तो एक ही होगा, लेकिन मल्टीपल चॉइस में दोनों दोनों ऑप्शन भी दे रखे होता है, ठीक है। आगे अब पावर, ठीक है। जब एफ एम सिग्नल की पावर जो होती है वही हमारे पी एम सिग्नल की पावर होती है, कितनी होती है, पी टी इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपन 2 आर। याद रखना जो पावर होती है कितनी होती है, ए सी स्क्वायर अपन 2 आर। आर रेजिस्टेंस है वो बाई डिफ़ॉल्ट होता है, अगर गिवन है तो 1 लिख देना, नहीं गिवन है तो जो मैंने अगली हेडिंग है क्या है, जनरेशन ऑफ एफ एम फ्रॉम पी एम एंड पी एम फ्रॉम एफ एम। मतलब क्या इसका, हमको एफ एम सिग्नल चाहिए विद द यूज़ या हेल्प ऑफ फेज मॉड्यूलेशन, और हमको पी एम सिग्नल चाहिए विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो कैसे ही लिखते हैं, पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी दोनों इक्वेशन हो गई, ये हमारी पी एम की इक्वेशन और ये हमारी कौन सी एफ एम की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो हमको पहले जो पहली हेडिंग है क्या है, पीएम फ्रॉम एफएम, हमको पीएम सिग्नल फाइंड आउट करना है फ्रॉम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कैसे करते हैं, हम किसी मैसेज सिग्नल को पास कराते हैं डिफरेंशिएटर से, तो हमको ये डी/dt एम टी मिल जाएगा, ठीक है। और इसको पास कराएंगे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर से, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर से पास कराओगे विद द हेल्प ऑफ लोकल ऑक्सीलेटर। लोकल ऑक्सीलेटर को हम कैरियर सिग्नल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी पास कराएंगे तो हमको पीएम सिग्नल मिल जाएगा। ये डायग्राम को याद रख लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं एफ एम फ्रॉम पी एम सिग्नल, ठीक है ना। हमको एफ एम सिग्नल चाहिए फ्रॉम फेज मॉड्यूलेटर, ठीक है ना। कैसे कि देख लेंगे, हम पहले मैसेज सिग्नल को पास कराएंगे इंटीग्रेटर से, क्या बोला, मैसेज सिग्नल को पास कराएंगे इंटीग्रेटर से। इंटीग्रेटर से जो हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल एम टी डी टी मिल जाएगा। इसको पास कराएंगे फेज मॉड्यूलेटर से विद द हेल्प ऑफ लोकल ऑक्सीलेटर, तो हमको एफ पी एम सिग्नल एफ एम सिग्नल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नोट है क्या, जो फेज मॉड्यूलेशन ऑफ एम टी सिग्नल का जो फेज मॉड्यूलेशन होगा इज़ नथिंग बट फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ डी/dt एम टी, ठीक है ना। इसी से इन्होंने एक पॉइंट बना दिया है, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे, अगर हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो लिख देंगे इसमें फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ एम टी इज़ नथिंग बट फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन फेज मॉड्यूलेशन ऑफ इंटीग्रल एम टी डी टी। मतलब इस फिगर से थ्योरी बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो याद रख लेना दोनों पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हेलो गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी नई हेडिंग। क्या नाम? मिक्सचर। ठीक है ना। मिक्सचर क्या होता है देख लेते हैं। मिक्सचर इज़ यूज फॉर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्या होता है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या है? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं मिक्सर का। समझ में आ रहा है? ठीक है। जो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो क्या होता है कि इसी मैसेज सिग्नल को सॉरी किसी मैसेज सिग्नल को हम भेजते हैं किसमें? प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। किसके साथ? एक क्रिस्टल ऑसिलेटर, या फिर बोल सकते हैं लोकल ऑसिलेटर, या बोलते हैं कैरियर सिग्नल, कोई बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो हम ऐसे सिग्नल को और कैरियर सिग्नल को हम भेजेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, तो हमें क्या मिलेगा? एक डीएसपी सिग्नल मिलेगा। ठीक है ना। इस डीएसपी सिग्नल को हम भेजेंगे किसमें? मिक्सचर में, तो हमको सिग्नल मिल जाएगा। मिक्सचर क्या होता है? एक फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर होता है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है। जो डीएसपी सिग्नल आएगा उसका प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होगा इसके साथ में, मतलब फिर से कैरियर सिग्नल के साथ में। इसको हम लोकल ऑसिलेटर बोलेंगे। तो इसकी फ्रिक्वेंसी एफ एल है, इसकी फ्रिक्वेंसी एफ सी है। याद रखना, ये एफ एल है, क्या ये एफ एल है, ये क्या है? एफ सी है। ठीक है, याद रखना। तो ये हमारे का बैंड पास फिल्टर है। हमको क्या सिग्नल हमको फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है ना। देखते हैं आगे का जो ब्लॉक डायग्राम वो देखते हैं। तो हम कह रहे हैं एक मैसेज सिग्नल को हम पास कराते हैं किसमें? प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से हम पास कराते हैं तो क्या होता है? जो हमारा सिग्नल होता है प्लस एफ सी और माइनस एफ सी शिफ्ट हो जाता है। तो इस पूरे सिग्नल को प्लस एफ सी शिफ्ट करोगे, यहाँ पर जीरो था। ठीक है ना। तो इसको शिफ्ट करोगे प्लस एफ सी, तो हमारा सिग्नल ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब तुम्हारा ये सिग्नल किसमें पास हो रहा है? बैंड पास सिग्नल किसमें पास हो, सॉरी डीएसपी सिग्नल किसमें पास हो रहा है? फिर से एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में पास हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। ठीक है ना। तो हमारी जनरल इक्वेशन हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? एक डीएसपी सिग्नल इनटू लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट क्या हो जाएगा? ये हमारा डीएसपी सिग्नल है। ठीक है डीएसपी सिग्नल ये तो है। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? कॉस टू पाई एफ एल है। ये क्या है? ये एफ एल है, और ये क्या है? एफ सी है। याद रखना। ठीक है। अब दो केस बनते हैं, जब एफ सी ग्रेटर देन हो एफ एल के, और सेकेंड केस क्या बनता है बनेगा? जब एफ सी इज लेस देन हो एफ एल के। तो क्या हो जाएगा? ठीक है। पहले जो पहला केस है क्या है? एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एल। जब एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एल होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा ये सिग्नल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एल इंटू टी प्लस कॉस एफ सी माइनस एफ एल इंटू टी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जो उसका आउटपुट होगा, तो आउटपुट कैसे मिलेगा? ये फिगर कैसे बनेगा? ठीक है ना। देखो, इसमें हमको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से मल्टीप्लाई किया था तो एफ से शिफ्ट हुआ था। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? फिर से एक लोकल ऑसिलेटर के साथ में कर रहे हैं, तो क्या होगा? प्लस एफ एल और माइनस एफ एल शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो उसका क्या, इस पूरे सिग्नल को जब एफ एल शिफ्ट करोगे तो हमारा सिग्नल ऐसा बनेगा। ठीक है ना। ऐसा एफ सी प्लस एफ एल और एफ सी माइनस एफ एल पर दो फिगर फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसको जब बैंड पास फिल्टर से, बैंड पास फिल्टर था ना, देखो ये क्या बैंड पास फिल्टर ही तो है। तो बैंड पास फिल्टर से पास कराओगे तो दो टाइप के होंगे, मतलब क्या एक बार में एक ही कंपोनेंट लेगा, या फिर ये कंपोनेंट ले सकता है या फिर ये कंपोनेंट ले सकता है। ठीक है। अगर तुम्हारा बैंड पास फिल्टर डाउन कन्वर्जन है तो तुम्हारा ये सिग्नल लेगा, और तुम्हारा अप कन्वर्जन है तो ये वाला सिग्नल लेगा। ठीक है। ये वाले एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, ये वाले क्वेश्चन गेट में आ सकते हैं आए नहीं अभी तक। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन ईएस के प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। हम तो देखते हैं। ठीक है। तो हमको अगर ये वाला सिग्नल फाइंड आउट हुआ तो हमारे जो बैंड पास सिग्नल क्या है? डाउन कन्वर्जन है, और हमको एफ सी प्लस एफ एल वाला कंपोनेंट हमको मिला, तो हमारा सिग्नल जो बैंड पास फिल्टर वो क्या हो जाएगा? अप कन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है ना। ये पहला केस खत्म हो गया। अब सेकेंड केस क्या आता है? जब एफ सी इज लेस देन हो एफ एल से। क्या? एफ सी इज लेस देन एफ एल, तो जो मल्टीपल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? सेम ही होगा। ठीक है। मल्टीप्लाई करके होगे, लेकिन वहाँ पर क्या था? एफ सी माइनस एफ एल था ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? एफ एल माइनस एफ सी। इतना याद रखो। वहाँ पर क्या था? एफ सी माइनस एफ एल, यहाँ पर क्या है? एफ एल माइनस एफ सी। ठीक है ना। तो जो मल्टीपल आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
वहाँ पर था एफ सी माइनस एफ एल, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एल माइनस एफ सी, ठीक है ना। और ये कंपोनेंट सेम रहेगा, इसमें भी सेम होगा। अगर बैंड पास फिल्टर क्या होगा, डाउन कन्वर्जन होगा तो ये वाला कंपोनेंट हमको मिलेगा, अगर बैंड पास फिल्टर अप कन्वर्जन होगा तो हमारा ये सिग्नल फाइंड आउट होगा। तो इससे हमको क्या एक पॉइंट निकल के आता है कि जो बैंड पास फिल्टर होता है अगर वो डाउन कन्वर्जन है क्या बोला, अगर जो बैंड पास फिल्टर है डाउन कन्वर्जन है तो हम क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी का कंपोनेंट मिलेगा, मतलब एफ सी माइनस एफ एल का कंपोनेंट मिलेगा या एफ एल माइनस एफ सी का कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है ना। हम्म, अगर हमारा जो बैंड पास फिल्टर है वो क्या है अप कन्वर्जन है, क्या है अप कन्वर्जन है, तो हम क्या मिलेगा सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी, मतलब एफ सी प्लस एफ एल का कंपोनेंट हमको मिलेगा, ठीक है ना, याद रखना इसको। अब आता है रिसीवर्स, ठीक है ना। तो रिसीवर टू टाइप के होते हैं, कौन सा होता है, एक होता है टी आर एफ, सेकेंड होता है एस एच डी, ठीक है। टी आर एफ क्या होता है, ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी, और जो एस एच डी होता है उसका सुपर हाइड्रोटाइन, क्या बोलते हैं सुपर हाइड्रोटाइन होता है, ठीक है ना। इसको अभी स्टार्ट करेंगे, पहले एक चीज़ देख लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन मॉड्यूलेशन स्कीम के बेस पर जो रिसीवर होते हैं वो क्या होता है टू टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, जो पहला होता है ए एम रिसीवर होता है, जो सेकेंड होता है क्या होता है एफ एम रिसीवर होता है, ठीक है। क्या बोला, ट्यून मॉड्यूलेशन स्कीम के बेस पे टू टाइप के रिसीवर होता है, एक होता है ए एम रिसीवर, दूसरा होता है एफ एम रिसीवर, ठीक है ना। अब कुछ स्टैंडर्ड वो भी देख लेते हैं, ए एम सिग्नल और एफ एम सिग्नल के स्टैंडर्ड क्या है। अकॉर्डिंग टू फेडरेशन कमेटी ऑफ कमीशन या एफसीसी के बिहाफ पर, जो एएम सिग्नल का जो कैरियर सिग्नल होता है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 550 के टू 1650 के, याद रखना। एएम सिग्नल अकॉर्डिंग टू एफसीसी, जो एएम सिग्नल की कैरियर फ्रिक्वेंसी होगी वो 550 के टू 1650 के तक हो सकती है, ठीक है ना। ओके, जो एएम सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है कितनी होती है 10 के, कितनी होती है 10 के, हमको सिग्नल दे रखा है, ये क्या है 550 है, और ये क्या है 550 है, और ये कौन सी 565 है, ठीक है। ये हमारा मैसेज सिग्नल है, इसी बैंडविड्थ कितनी है 10 है कि नहीं है, 545, ये कितना है, सॉरी, ये कितना 545, ये कितना 550, तो ये कितना 555, तो इसकी बैंडविड्थ होगी कितनी होगी 10 होगी, इसकी बैंडविड्थ कितनी है 10 है, समझ में आ रहा है। जो इसकी बैंडविड्थ होती है एएम सिग्नल की कितनी होती है 10 के होती है, ठीक है। ऐसी एफएम सिग्नल के लिए देख लो, अकॉर्डिंग टू एफसीसी जो कैरियर सिग्नल होती है फॉर एफएम सिग्नल फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कितनी होती है 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज, कितनी होती है 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज, जो उसकी बैंडविड्थ होती है कितनी 200 के होती है, ठीक है ना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो अगली हेडिंग कौन सी है, ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी, कौन सा ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, ठीक है, टी आर एफ। जो उसका ब्लॉक डायग्राम होता है क्या होता है, एक एंटीना होता है जो सिग्नल पास मिलता है उसको क्या, एक आर एफ एम्पलीफायर, क्या आर एफ एम्पलीफायर को हम ट्यून एम्पलीफायर भी कहते हैं, ठीक है ना। उससे हम पास कराते हैं डीमोडुलेटर में, फिर जो सिग्नल आता है उसे पास कराते हैं ए एफ एम्पलीफायर में, ठीक है ना। और जो सिग्नल आता है उसको हम पास करेंगे पावर एम्पलीफायर में, और हमको क्या, हमको जो सिग्नल होगा लाउड स्पीकर पास करा के हमको लाउड स्पीकर से जो हमारा सिग्नल होगा पास आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। क्या होता है एंटीना, आर एफ एम्पलीफायर, डीमोडुलेटर, ए एफ एम्पलीफायर, देन पावर एम्पलीफायर, उसके बाद लाउड स्पीकर से पास करा, ठीक है। जो ट्यून एम्पलीफायर होता है उसका जो फिगर होता है कैसा होता है, ये बना हुआ, ठीक है ना, शायद मिसप्रिंट है, ठीक है, ये हमारा ये है, और ये गया हुआ है, ये कैपेसिटर है, और ये, ठीक है ना, ये हमारा कैपेसिटर सी है, समझ आ रहा है। ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसके पास कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अगर हमको ये ट्यून सर्किट है, क्या है ये ट्यून सर्किट है, तो जो ट्यून सर्किट है अगर वो आइडियल हो, क्या बोला, जो ट्यून सर्किट है वो अगर आइडियल होगा तो जो उसकी बैंडविड्थ होगी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। हमको सिर्फ एफ आर पर क्या मिलेगा, हमको एम्पलीट्यूड या गेन मिलेगा कितना 10, ठीक है, माना 10 मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। किसके लिए ये, जब आइडियल होगा तब, ठीक है ना।
जो एफ आर होता है क्या होता है 1/2 पाई रूट एल सी, क्या होता है 1/2 पाई रूट एल सी, यहाँ से निकाल लोगे एल यहाँ से आएगा सी यहाँ से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 पाई रूट एल सी। ठीक है, एल यहाँ से कैसे निकालोगे, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा नेटवर्क में पढ़ लेना वहाँ जाकर, ठीक है, या फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ देख लेना, ठीक है। एल क्या, अलाउ ओनली सिंगल फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ आर एंड रिजेक्ट अदर फ्रिक्वेंसी, वो सिर्फ एफ आर को पास कराएगा, बाकी जो भी सिग्नल होंगे या फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होंगे उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है ये देखो, अगर फॉर प्रैक्टिकल ट्यून सर्किट होगा तो वो एकदम शार्प नहीं देगा, कुछ टर्न होगा, ठीक है ना। ये क्या प्रैक्टिकल ट्यून एम्पलीफायर का जो सिग्नल होगा ऐसा मिलेगा, जो उसका गेन हो कितना हो 10 होगा, और जो उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, सम बैंडविड्थ होगी, क्या दिख रहा है, सम फाइनाइट वैल्यू, जो बैंडविड्थ होगी क्या कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है ना। ओके, तो सेकेंड केस है प्रैक्टिकल ट्यून एम्पलीफायर जनरल केस, ठीक है। ये क्या हाई क्वालिटेटिव, ठीक है ना, हाई क्वालिटेटिव में कुछ ज़्यादा रुपए लगेंगे, लेकिन ये क्या जनरल है, जो कहीं भी स्कूल स्कूल में हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसकी जो बैंडविड्थ होगी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ठीक है ना। जो अगर जो उसकी बैंडविड्थ कम होगी तो जो उसका क्यू होगा, क्या बोला, जो उसका क्यू होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इसके लिए जो क्यू होगा बहुत ज़्यादा होगा, इसके लिए जो क्यू होगा क्वालिटी फैक्टर से बोलते हैं, वो क्या होगा लो क्यू होगा, ठीक है ना, बहुत कम होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। जो अगला पॉइंट है क्या है, जो अगला पॉइंट है क्या कह रहा है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला तो वही होता है 1/2 पाई रूट एल सी, ठीक है। और जो सेकेंड होता है क्वालिटी फैक्टर, उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है क्यू इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। निकालते कैसे हैं मैं बता दूंगा, नेटवर्क बता दूंगा कैसे निकालते हैं, एक्सएल अपॉन एक्सी से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एक्सएल अपॉन एक्स सी से निकालते हैं, ठीक है। एक्सएल क्या होता है और एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, अब स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी फैक्टर इज आल्सो साइड टू द शार्प ऑफ द गेन फ्रिक्वेंसी करेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। अगर शार्पनेस को ज़्यादा हाई चाहिए तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, शार्पनेस लो चाहिए तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, लो होगी, ऊपर में बता दिया है। और जो बैंडविड्थ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यू होता है, ठीक है ना, 1/क्यू। तो बैंडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/क्यू कह दो, या फिर बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्यू कह दो, ठीक है ना। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कितना आएगा, एफ आर। तो बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है, एफ आर अपॉन क्यू होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है कौन सा, इमेज फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। इससे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सा, इमेज फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। तो इमेज फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जैसे हमको दे रखा है, ये हमको क्या दे रखा है, मिक्सर सिग्नल का इनपुट दे रखा है, ठीक है ना। और हमको बोला है कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज है कितना है, 600 to 1600 है, ठीक है ना। तो अगर हमारी ये हमारी ट्यून स्टेशन की फ्रिक्वेंसी, क्या बोला इसको, अगर ये हमारे ट्यून स्टेशन की फ्रिक्वेंसी है तो ये हमारा क्या होगी, तो ये हमारी होगी इमेज स्टेशन की फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। और इसे क्या बोलेंगे, इमेज फ्रिक्वेंसी एफ एस आई, इसे क्या बोलेंगे, एफ एस आई। और इसे क्या बोलेंगे, एफ एस, क्या बोलेंगे, एफ एस। समझ में आ रहा है, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो तुम्हारी ये कौन सी है, इमेज फ्रिक्वेंसी है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारा जो सिग्नल है वो किस पर ट्यून है, वो हमारी किस पर ट्यून है, हमारा 600 पर ट्यून है, ठीक है। और जो हमारी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी दे रखी है 500, ठीक है ना। तो जो इमेज फ्रिक्वेंसी की, अगर उसको बोला कि इमेज फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करो, तो इमेज फ्रिक्वेंसी क्या होती है वो मैं नीचे बता देता हूँ, ठीक है। जो इमेज फ्रिक्वेंसी होता है उसका फॉर्मूला होता है ये, एफ एस आई इक्वल टू एफ एस प्लस 2 IF। एफ एस क्या है तुम्हारी, क्या है, ट्यून फ्रिक्वेंसी है कि किस फ्रिक्वेंसी पर हमारा जो सिग्नल है ट्यून हो रहा है या स्टेशन ट्यून हो रहा है। और हमारा आई एफ क्या है, इमेज फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। जैसे हमको कोई रेंज दे रखी है, ठीक है,
जैसे कि ऊपर क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, जैसे कि हमको ये रेंज दे रखी है 600 टू, जो हमारा इंटरफेरेंस है कितना 600 टू 1600 है, 1600 तक वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो अगर हम इस स्टेशन को मतलब इस फ्रिक्वेंसी को, क्या बोला मैंने, इस फ्रिक्वेंसी को अगर हम ट्यून फ्रिक्वेंसी मान लेंगे तो इसको क्या मानेंगे, इमेज फ्रिक्वेंसी मानेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ट्यून फ्रिक्वेंसी मान लेंगे तो ये हमारी क्या होगी, इमेज फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इमेज फ्रिक्वेंसी का, ये होता है, ठीक है। अगर हम ये वाली फ्रिक्वेंसी लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर ये वाली फ्रिक्वेंसी लेंगे तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, याद रखना, ठीक है ना, समझना, ठीक है। जैसे ये 500 है, ठीक है ना, 500 क्या है हमारी, 500 क्या है बोलो, ये हमारी जो 500 है वो हमारी है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। क्या है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है, और ट्यून मान लो इतने को मान लो, ठीक है ना। तो हमारी इमेज फ्रिक्वेंसी क्या, इमेज फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एफ एस प्लस 2 IF, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो हमारी इमेज फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, इमेज फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 600, मतलब एफ एस मतलब 600 प्लस 2 इंटू 500, 2 इंटू 500 कितना होता है 100, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा, इमेज फ्रिक्वेंसी आ गई, समझ रहे हो। अगर तुमको इसको ट्यून फ्रिक्वेंसी मानना, ठीक है, क्या बोला मैंने, इसको अगर तुमने ट्यून फ्रिक्वेंसी माना तो क्या होगा 1600 माइनस 5 इंटू 2 कितना, 1000 सॉरी, कितना हो जाएगा 600 आ जाएगा, समझ रहे कि नहीं आ रहा है। अब जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है वो निकालते कैसे हैं, क्या बोला, जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है उसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी निकालने का जो तरीका होता है वो मैंने ऊपर है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है, सॉरी, जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है क्या होती है, एफ एल माइनस एफ एस होता है, क्या होती है, एफ एल माइनस एफ एस कौन क्या है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। इससे अगर तुम एफ एल निकालोगे तो क्या आएगा, आई एफ प्लस एफ एस, ठीक है ना। आई एफ इसका कितना था 500 था, और इसका जो एफ एस है वो कितना 600 गिवन है, तो दोनों ऐड कर दोगे दोनों को, तुम्हारा क्या आ जाएगा, लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हेलो गाइस, तो मैं अगली हेडिंग स्टार्ट करते हैं, नाम है IIR, क्या नाम है, IIR, जिसे हम बोलते हैं इमेज रिजेक्शन रेशियो, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, IIR इक्वल टू होता है गेन ऑफर्ड बाई ट्यून एम्पलीफायर टू FS अपॉन गेन ऑफर्ड बाई ट्यून एम्पलीफायर टू FSI। मतलब क्या है, FS पर मतलब FS फ्रिक्वेंसी पर जो गेन ऑफर्ड होगा अपॉन FSI मतलब इमेज फ्रिक्वेंसी पर जो गेन ऑफर्ड होगा, उन दोनों को रेशियो क्या कहते हैं, IIR कहते हैं, या फिर इसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा अल्फ़ा लिखा हुआ है, अल्फ़ा कितना लिखा हुआ है, IIR अपॉन IIR इक्वल टू एफ GFS अपॉन GFSI, मतलब गेन एट FS एंड गेन एट FSI, ठीक है ना। तो ये निकाल लोगे ना हमारा अल्फ़ा, हमारा गेन गिवन है, तो इसका जैसे कोई, सॉरी, जैसे मुझे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, जो हमारा ये क्या है ट्यून फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, ये हमारी कौन सी इमेज फ्रिक्वेंसी है, तो इनका गेन दे रखा है, इसका गेन दे रखा है 10, इसका गेन दे रखा है 0.1, ठीक है। तो हमको अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, IAR फाइंड आउट करना है, तो IAR कैसे निकाल लोगे, इन दोनों का रेशियो, तो 10/0.1 करोगे तो कितना आएगा आंसर, 100 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। अगर तुम्हारे काफ़ी सारे ट्यून एम्पलीफायर किसमें दे रखे हो, कैस्केडिंग में दे रखे हो, मतलब कैसे कैस्केडिंग में, तुम्हारा एक ट्यून एम्पलीफायर ये है, ठीक है ना, दूसरा ट्यून एम्पलीफायर ये लगा हुआ है, ऐसे ही तुम्हारे इन्फानाइट तक लगे हुए हैं, ठीक है ना, इन्फानाइट तक लगे हुए हैं। तब जो उसका IAR होगा, इफेक्टिव IAR होगा, क्या होगा, अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3, जितने लगे होंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इफेक्टिव IAR होता है, क्या होता है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है, अलग अलग ट्यून एम्पलीफायर का IAR के मल्टीप्लिकेशन होता है, वो क्या होता है, इफेक्टिव IAR, या फिर बोलते हैं रिजल्टेंट IAR, ठीक है ना। अब क्या देखते हैं, कोई क्वेश्चन देख रहा लिखा हुआ है, क्या दे रखा है,
अल्फ़ा वन इतना दे रखा है, अल्फ़ा टू इतना दे रखा है, ठीक है। बोला इफेक्टिव आई आर कितना होगा, तो इफेक्टिव अल्फ़ा कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कितना आएगा, 10,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर तुमको अगर तुमको गेन दे रखा होगा तो तुमको अल्फ़ा वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है ना, गेन वाला। अगर तुमको गेन नहीं दे रखा, केवल फ्रिक्वेंसी दे रखी है, क्या दे रखी है, केवल तुमको दे रखा है एफ एस, मतलब ट्यून फ्रिक्वेंसी दे रखी है, और एफ एस आई मतलब क्या दे रखी है इसमें, तुमको इमेज फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तब अल्फ़ा कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तब उसका जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ वन प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या बोला, रूट ऑफ वन प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको याद कर लो, बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन, ठीक है। जो क्यू होता है, क्यू क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ ट्यून एम्पलीफायर, मतलब ट्यून एम्पलीफायर का जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो गिवन होगा, वो हमको क्यू होगा, ठीक है ना, क्यू होगा। अब पी, पी कैसे निकालते हैं, पी का फॉर्मूला ये निकालने का, ठीक है ना। क्या है, एफ एस आई अपॉन एफ एस माइनस, सॉरी यहाँ गलत कर दिया उन्होंने, ये एफ एस है, क्या ये एफ एस है, ये इसको काटो इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे तो एफ एस, ठीक है ना, एफ एस अपॉन एफ एस आई, ठीक है। एफ क्या है, पी इक्वल टू एफ एस आई माइनस एफ एस, सॉरी गलत बोल गया, पी इक्वल टू एफ एस आई अपॉन एफ एस माइनस एफ एस अपॉन एफ एस आई, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद कर लो, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, याद हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा निकालना सीख गया उससे, ये तुम्हारा अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला है। अब काफ़ी सारे अल्फ़ा क्या हो, या ट्यून एम्पलीफायर क्या हो, कैस्केडिंग में हो, ट्यून, अगर ट्यून एम्पलीफायर कैस्केडिंग में हो तो तुम्हारा रिजल्टेंट क्या आएगा, अल्फ़ा ही आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर दो रखे होंगे तो होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, ये लिखा हुआ है तो इतना याद नहीं, कि तो ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर कैस्केडिंग हो तो आई आर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, जितने भी लगे हो उन सब का, ठीक है ना। हेलो गाइस, तो हमारी जो अगली हेडिंग कौन सी, आई आर का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इमेज रिसेक्शन रेशियो, इमेज रिजेक्शन रेशियो, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इट स्पेसिफाई इफेक्टिवनेस ऑफ ट्यून एम्पलीफायर इन सप्रेसिंग इमेज फ्रिक्वेंसी, मतलब इमेज फ्रिक्वेंसी में जब सब इमेज फ्रिक्वेंसी जो सप्रेशन करते हैं उस पर ट्यून एम्पलीफायर का क्या इफेक्ट होता है देखते हैं, ठीक है ना। इट क्या, इट जो हमारी सेकेंड डेफिनेशन क्या, इट स्पेसिफाइज हाउ मैनी टाइम्स image frequency is attenuate with respect to desired frequency, ठीक है ना। तो IER का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, गेन ऑफर्ड बाय ट्यून एम्पलीफायर टू FS, गेन ऑफर्ड बाय ट्यून एम्पलीफायर टू FSI। मतलब क्या है इसका, जो हमारा ट्यून फ्रिक्वेंसी पर जो गेन होगा अपॉन जो इमेज फ्रिक्वेंसी पर जो गेन होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, आई आर, जिसे हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू आई आर इक्वल टू जी एफ एस अपॉन जी एफ एस आई, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। जैसे इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि ये है, ये हमारा क्या है, ट्यून फ्रिक्वेंसी है, और ये हमारी क्या है, इमेज फ्रिक्वेंसी। इन इस पर क्या दे रखा है हमको, गेन दे रखा है 10, और इमेज फ्रिक्वेंसी गेन दे रखा है 0.1, तो इन दोनों क्या कर देंगे, रेशियो अपॉन कर देंगे, तो हमारा क्या अल्फा आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इफेक्टिव एम्पलीफायर कैसे निकालते हैं, जैसे काफ़ी सारे हमारे ट्यून एम्पलीफायर क्या हो, कैस्केडिंग हो, कैस्केडिंग मतलब एक लाइन में लगे हों, ठीक है। जैसे कि हमारा ये ट्यून एम्पलीफायर, फिर एक ये ट्यून एम्पलीफायर, ऐसे कितने इन्फानाइट लगे हों, तो इन्फानाइट मतलब कुछ इन्फानाइट नहीं लगे होंगे, कुछ लगे होंगे, तो जो उनका इफेक्टिव गेन होगा, सॉरी इफेक्टिव आईआर होगा, जो उनका इफेक्टिव इमेज रिसेक्शन रेशियो होगा, वो अल्फ़ा क्या होगा, इन सबके ट्यून एम्पलीफायर के अल्फ़ा के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ये अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू ऐसे लगे होंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा वन इंटू अल्फ़ा टू इंटू अल्फ़ा थ्री। समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमको, सॉरी, हाँ, जैसे कि हमको क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है, अल्फ़ा वन इज़ दिस, अल्फ़ा टू इज़ दिस, ठीक है ना। अल्फ़ा वन इतना, अल्फ़ा टू इतना है, तो जो इफेक्टिव अल्फ़ा होगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। अगर हमको गेन गिवन नहीं हो, ठीक है, क्या बोला, गेन गिवन नहीं दे रखा हो, तो जो अल्फ़ा फॉर्मूला होता है क्या होता है, रूट ऑफ वन प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, याद रखना। जो क्यू है, क्यू क्या है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ ट्यून एम्पलीफायर, मतलब किसी भी ट्यून एम्पलीफायर का जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्यू है, वो क्वेश्चन गिवन होगा, और हमको फ्रिक्वेंसी दे रखी होंगी
इमेज फ्रिक्वेंसी और ट्यून फ्रिक्वेंसी दे रखी होंगी जैसे कि है, ठीक है ना। तो क्यू हमको निकाल लेंगे क्वालिटी फैक्टर से पता पड़ जाएगा, ठीक है। जो पी होगा, पी कैसे निकालेंगे, एफ एस आई अपॉन एफ एस माइनस, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये क्या एफ एस है, क्या है यहाँ पर एफ एस है, गलत सही कर लेना, यहाँ पर क्या है एफ एस है, ठीक है ना। तो एफ एस अपॉन एफ एस आई, तो पी इक्वल टू क्या होता है एफ एस आई अपॉन एफ एस माइनस एफ एस अपॉन एफ एस आई, ठीक है ना। तो पी यहाँ से आ जाएगा, क्यू भी पता पड़ गया क्वालिटी फैक्टर, तो हमको अल्फा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब काफ़ी सारे ट्यून एम्पलीफायर के इसमें कैस्केडिंग हो तो हम सीधे क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो पता ही है, पीछे ऊपर पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, जैसे हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, जो पहला क्वेश्चन है, आ ट्रांसमीटर इज ट्यून टू 600, और ट्यून फ्रिक्वेंसी कितनी रखी है, एफ एस दे रखा है इतना, एंड इमेज फ्रिक्वेंसी दे रखी है इतनी, क्या दे रखी है, इमेज फ्रिक्वेंसी दे रखी है इतनी। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको एफ एल और एफ एस आई फाइंड आउट करना है। क्या है एफ एल क्या है, लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। जो लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखो अगर तुमको ट्यून फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है ना, तो लोकल ऑसिलेटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ आई प्लस एफ एस आई। एफ आई क्या है, इमेज फ्रिक्वेंसी है, इमेज फ्रिक्वेंसी समझ में आ रहा है, एफ एस सॉरी एफ आई प्लस एफ एस, ठीक है। अगर तुमको ट्यून फ्रिक्वेंसी ना गिवन होगे, क्या ट्यून फ्रिक्वेंसी ना गिवन होगे, तुमको दे रखी होती इमेज फ्रिक्वेंसी, तो तुम फॉर्मूला यूज करते एफ एल लॉजिक ऑसिलेटर का, एफ एल इक्वल टू एफ एस आई, क्या बोला मैंने, एफ एस आई माइनस एफ आई इमेज फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। अगर फ्रिक्वेंसी, अगर तुम्हारी ट्यून फ्रिक्वेंसी है तो ये भरा फॉर्मूला लगाओगे, अगर तुम्हारी इमेज फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो ऐसे लगाते हैं, लॉजिक ऑपरेटर ऐसे निकालते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। ओके, एफ एल निकालना सीख गए। अब एफ एस आई कैसे निकालोगे, एफ एस आई फॉर्मूला पड़ा है एफ एस प्लस टू आई एफ एस प्लस टू आई एफ, तो इसका फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, जो हमारी अगली हेडिंग है क्या है, मेजरमेंट टू इंक्रीज अल्फ़ा, मतलब हम कौन से फैक्टर को इंक्रीज और डिक्रीज करें जिससे हमारा अल्फ़ा क्या हो, इंक्रीज हो। तो क्या करेंगे देखते हैं, अल्फ़ा का फॉर्मूला पता है रूट ऑफ वन प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा क्या है, जनरली ग्राफ है किसी भी ट्यून एम्पलीफायर का, ठीक है ना। अगर हम क्वालिटी फैक्टर क्यू को इंक्रीज करते हैं, तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं पहले, कि किसी भी सिस्टम की अगर क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो जो उसका ग्राफ का क्या शार्पनेस कम होती है, ठीक है। शार्पनेस कम होगी मतलब उसकी बैंडविड्थ कम होती है, ठीक है ना, याद रखना। क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा तो उसकी बैंडविड्थ कम होगी क्योंकि उसकी शार्पनेस क्या इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे हमारा ये ग्राफ है क्या है, स्मूथ है, यहाँ पर क्या है ये शार्प है, ठीक है ना। तो देखते हैं, जैसे कि अगर शार्पनेस होगी तो क्या डायरेक्टली मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी से क्या डिक्रीज़ होगा, और शार्पनेस नहीं होगा तो आराम आराम से डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो जो इमेज फ्रिक्वेंसी तुम्हारी फिक्स रहती है ना, तो इमेज फ्रिक्वेंसी पे जो गेन होगा वो यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो गेन फ्रिक्वेंसी सॉरी इमेज फ्रिक्वेंसी जो गेन होगा वो कम होगा, ठीक है। अब किसी भी सिस्टम का अगर गेन एट इमेज फ्रिक्वेंसी कम होगा तो उसका क्या अल्फ़ा इंक्रीज होगा, ठीक है। क्यों, अल्फ़ा इक्वल क्या होता है, गेन एट ट्यून फ्रिक्वेंसी अपॉन गेट एट इमेज फ्रिक्वेंसी, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ दो पॉइंट लिखे हुए हैं, देख लेते हैं। प्रैक्टिकल इज नॉट प्रिपेयर्ड, प्रैक्टिकली हम क्या इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं, एज दी बैंडविड्थ डिक्रीज, की जो बैंडविड्थ होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, यहाँ पर इतनी यहाँ पर इतनी, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ की अगर बैंडविड्थ कम होती है तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, समझ में आ रहा है। तो जो ट्रांसमिशन होता है वो इफेक्ट करने लगता है, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ कम होगी तो हमारे किसी ट्रांसमिशन क्या होगा, तो कुछ डिफ्लेक्शन आ सकता है, ठीक है ना। और जो अगला पॉइंट है, हैंस इट मे बी conclude that some of the desired frequency component will be attenuated, hence the desired message signal audio signal cannot be perfectly reconstruct। अगर उसकी बैंडविड्थ कम हो जाएगी तो उसकी जो
ऑडियो सिग्नल या कुछ भी कोई सिग्नल भेजते हैं उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना का काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम प्रैक्टिकल वे में सजेस्ट नहीं करते हैं कि अपनी क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज़ कर दो, ठीक है ना, क्योंकि उसकी कुछ बैंडविड्थ हो क्या डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या हम क्या करते हैं। जो हमारा सेकेंड पार्ट है क्या है, एफ आई एफ। जो आई एफ क्या होता है, इमेज फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अगर इमेज फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। हमारा जनरल ग्राफ होता है वो तो यही होता है, ठीक है ना, वो यहाँ पर भी यही है, ठीक है। ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी की इमेज फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका गेन कम हो जाता है। कैसे गेन कम होता है, अभी जो उसकी जो बीच का जो गैप है ट्यून फ्रिक्वेंसी और इमेज फ्रिक्वेंसी जो गैप होता है कितना होता है, 2IF के इक्वल होता है, ठीक है। अब IF इंक्रीज़ कर जाएगा तो इसकी जो बीच की डिस्टेंस वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। मतलब 2IF इंक्रीज़ किया तो उनकी बीच की डिस्टेंस कम हो गई। तो अभी गेन कितना था, इतना था, ठीक है। अब यहाँ पर गेन कितना है, सिर्फ इतना है, समझ में आना। तो इसका गेन क्या होगा, कम हो गया इमेज फ्रिक्वेंसी पर, तो उसका अल्फ़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब क्या है, किसी भी सिग्नल की क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज़ करती है तो गेन डिक्रीज होता है और अल्फ़ा इंक्रीज़ होता है। सेकेंड वन, किसी भी सिस्टम की इमेज फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती है तो उसका गेन कम होता है और अल्फ़ा इंक्रीज़ होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ में आया। और एक चीज़ और देख लेते हैं, जो एफ एस होता है और जो आई एफ होता है, मतलब ट्यून फ्रिक्वेंसी और मेजर फ्रिक्वेंसी, वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर मतलब अगर ये किलो हर्ट्स में है तो ये भी किलो हर्ट्स में होने चाहिए, ये मेगा हर्ट्स में है तो ये भी मेगा हर्ट्स में होनी चाहिए। अदरवाइज जो हमारी इमेज फ्रिक्वेंसी है और जो हमारी ट्यून फ्रिक्वेंसी है या तो बहुत कम होगी, यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत कम कैसे, ये मेगा हर्ट्स में, ये किलो हर्ट्स में, तो उनकी जो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। अगर ये मेगा हर्ट्स में हो और ये किलो हर्ट्स में हो तो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, ये सेम ऑर्डर होना चाहिए। समझ में आ रहा, ठीक है। तो हमारा ये फिगर है, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लड़के गलती कर देते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि जो क्या है, हमको यहाँ ट्यून एम्पलीफायर दे रखा है, ये हमारा मिक्सर है, ये हमारा लोकल ऑसिलेटर है, और जो ट्यून एम्पलीफायर फिगर होता है ये होता है, ठीक है ना। जो एफ आर होता है ये क्या, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी किसी भी सर्किट की, ऐसे सर्किट की जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है क्या होती है, 1/2 पाई रूट ऑफ L1 + L2 इंटू सी, ठीक है ना। ये क्या रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, वो जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है किसके बराबर होती है, लोकल ऑसिलेटर के फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है, याद रखना हमेशा, ठीक है ना। तो देखो हम हमें किसी भी फिगर में या किसी भी क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा होगा, हमको दे रखा होगा ए, ऐसे ए एम दे रखा होगा, तो ए एम की रेंज कितनी होती है, 550 तो 1650 होती है, ठीक है। और हमको इसकी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी, ठीक है। नहीं दे रखी होगी तो बोल देगा ए एम रेंज के लिए हमको सी मैक्स या सी मिनिमम निकालो। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हम इसको ट्यून फ्रिक्वेंसी मानेंगे, क्या बोला, इसको अगर हम ट्यून फ्रिक्वेंसी मानेंगे तब हमारा जो लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रिक्वेंसी होगी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, एफ एस प्लस एफ एस आई, कहाँ गया, सॉरी आई एफ, क्या, एफ एस प्लस आई एफ। तो इसको जब ऐड करोगे कितना आएगा, 1050 आ जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारी क्या लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो तुम लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर पुट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी मैक्स आएगा, क्या आएगा, सी, सॉरी, क्या आएगा, सी मैक्स आएगा, ठीक है। अगर तुम्हारी जो ट्यून फ्रिक्वेंसी है वो कितनी मान लो, इतनी मान लो 1650 मान लो, ठीक है। लेकिन तुम्हारा आई एफ तो सेम ही है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी इतनी होती है, ठीक है। तब इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा लोकल ऑक्सीलेटरी फ्रिक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आएगी, कितनी आ जाएगी, 500 प्लस 1650 को ऐड करोगे तो 2150 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उसमें पुट करोगे, फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में इसमें पुट करोगे तो तुम्हारा जो फॉर्मूला आएगा क्या आ जाएगा, सी मिनिमम आएगा। तो यहाँ सी मिनिमम और यहाँ सी मैक्सिमम क्यों आया, ठीक है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ली थी, मिनिमम ली थी, तो हमारे क्या आएगा, सी मैक्स आएगा। सी का क्या होता है, 1/f होता है ना, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। अगर फ्रिक्वेंसी लो ले रहे हैं
तो कैपेसिटर हाई होगा। अगर फ्रिक्वेंसी हाई ले रहा सॉरी फ्रिक्वेंसी अगर हाई ले रहा है तो कैपेसिटर क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो तुम्हारा सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो इसका। ठीक है, जो सी मैक्स अपॉन सी मिनिमम होता है, क्या सी मैक्स अपॉन सी मिन होता है, वो क्या होता है, एफ मैक्स अपॉन एफ मिन, क्या एफ मैक्स, एफ मैक्स अपॉन एफ मिन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, एफ मैक्स अपॉन एफ मिन का होल स्क्वायर होता है सी मैक्स अपॉन सी मिन। याद रख लेना, तुमको इस पूरे डेरिवेशन की जरूरत करने की जरूरत नहीं है, तुमको सीधे क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, जो एफ मैक्स होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी प्लस आई एफ। ठीक है, और जो ये एफ मिन होगा वो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी प्लस आई एफ होता है। याद रखना, उन दोनों का रेशियो का होल स्क्वायर निकाल लो कि तुम्हारा क्या आ जाएगा, सी मैक्स अपॉन सी मिनिमम आ जाएगा। जो सेकेंड केस होता है क्या होता है, एफ एल लेस देन एफ एस। ठीक है, जो हमारा जो सेकेंड केस है क्या है, एफ एल लेस देन एफ एल, जब लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी लेस देन हो ट्यून फ्रिक्वेंसी पे, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारा आई एफ तो भाई 500 है, आई एफ कितना 500 है गिवन है। ठीक है, आई एफ पे यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ एस माइनस एफ एल। समझ में आ रहा? ठीक है, कितना होना चाहिए, 500 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा? ठीक है, तो देखते हैं जो हमारा ए एम सिग्नल के लिए, अगर ए एम सिग्नल के लिए देखोगे तो जो उसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज कितनी होती है, 552 कहाँ तक होती है, 1650 तक होती है। याद रख लेना, ये रेंज बहुत बार आई है रेंज भी। ठीक है, ए एम सिग्नल की रेंज कितनी होती है, 550 टू 1650। ठीक है, तो इससे तुम एफ एल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 550 माइनस 500, जब इसको निकालोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 के आ जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक है, जब 50 की आएगा तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी थी, तो क्या आएगा, सी मैक्स आएगा। अगर इसको लोगे तो इसमें से 500 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1150 आएगा। तुम्हारा क्या आएगा, सीमेन। सीमेन क्यों है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हाई है तो सीमेन होगा। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला यूज करोगे, सी मैक्स अपॉन सीमेन निकालोगे, सॉरी सी मैक्स अपॉन सीमेन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एफ मैक्स अपॉन एफ मिन का होल स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है, तो उसकी वैल्यू थी कितनी थी, 4 थी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 500 है। ठीक है ना, 500 का मतलब क्या है, जो हम प्रेफर करेंगे जो कैपेसिटर को, वो कौन से प्रेफर करेंगे, एफ एल ग्रेटर देन एफ एस को, हमारे लिए इजीली होगा। ठीक है, ट्यूनिंग ऑफ कैपेसिटर विल बी इजी फॉर एफ एल ग्रेटर देन एफ एस, सो इट इज सॉरी सो इट इज प्रेफर्ड। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमको ये इजीली फाइंड आउट हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, हम देखते हैं जो ए एम सिग्नल, एफ एम सिग्नल। ठीक है, जो ए एम सिग्नल होता है वो क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम वो लेते हैं। जो एफ एम सिग्नल होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल होता है, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं ए एम सिग्नल के लिए क्या होता है। ए एम सिग्नल की जो कैरियर फ्रिक्वेंसी की जो रेंज होती है कितनी होती है, 550 टू 1650 से याद रख लेना, याद माइंड में। ठीक है, और जो एफ एम सिग्नल की जो कैरियर सिग्नल फ्रिक्वेंसी होती है कितनी होती है, 880 मेगा हर्ट्स, क्या 88 मेगा हर्ट्स टू 108 मेगा हर्ट्स। याद रखना, ये हमारी किसकी, ए एम सिग्नल की है, ये हमारी किसकी है, फ्रिक्वेंसी सिग्नल की है। अब देखते हैं यहाँ पर जो ए एम सिग्नल होता है वो क्या होता है, देखते हैं। जो ए एम सिग्नल होता है ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारी क्या है, आयनाइजेशन लेयर है। क्या आयनाइजेशन लेयर है, इसमें क्या होते हैं, इसमें बना हुआ है, तो इसमें क्या होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। ठीक है ना, जो यहाँ पर रेंज होती है। ठीक है, अगर हम फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या लेते हैं, लेस देन 300, लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज़, अगर किसी भी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी लेते हैं लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज़, तो क्या होता है कि वो इस ट्रांसमिशन से हमारा जो सिग्नल जाएगा और वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। बट जैसी फ्रिक्वेंसी को हम ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज़ करेंगे तो हमारा जो सिग्नल होगा वो इस आयनाइजेशन लेयर को क्या हो जाएगा, पास आउट कर जाएगा, मतलब वो वापस कभी नहीं आएगा।
यही हमारा इसमें लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। पहला पॉइंट है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइजेशन लेयर इफ द फ्रिक्वेंसी लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज इट विल रिफ्लेक्टेड बैक। जब 30 मेगाहर्ट्ज से लेस देन होगी तो रिफ्लेक्टेड बैक होके हमारा सिग्नल फाइंड आउट मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, बट इफ बट इफ एफ इज़ ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज, जब एफ क्या 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगी, फिर वो हमारा सिग्नल क्या होगा, स्किप हो जाएगा एंड नेवर कम बैक, वो कभी वापस नहीं आएगा। जो अगला पॉइंट है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज़ 4000 किलोमीटर अप टू, मतलब जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर की जो डिस्टेंस 400 तक होगी, इट इज़ कॉल्ड अ सिग्नल HOP प्रोपोगेशन। तो कौन सा प्रोपोगेशन होता है वहाँ पर, HOP प्रोपोगेशन होता है। याद रखना, ये एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि HOP प्रोपोगेशन के लिए जो ट्रांसमीटर और रिसीवर की बीच की डिस्टेंस होती है क्या होना चाहिए, लेस देन 4000 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, जो हमारा अगला पॉइंट है इफ़ फॉर डिस्टेंस 4000 ग्रेटर दैन, अगर हमारी डिस्टेंस क्या हो 4000 से ज़्यादा हो, तब क्या होता है, इट यूज टू रीजनरेटेड दिस सिग्नल एंड कॉल एज आइनोस्फेरिक लेयर प्रोपोगेशन, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, अगर हमारी डिस्टेंस 4000 से ज़्यादा है तो हमारा क्या होता है, आइनोस्फेरिक लेयर प्रोपोगेशन होता है, मतलब आइनोस्फेयर से जाएगा और वापस होके आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर अगर हमारी डिस्टेंस 4000 से कम है तो हमारा कौन सा प्रोपोगेशन होता है, ये प्रोपोगेशन होता है HOP। अगर 4 से ज़्यादा है तो कौन सा आइनोस्फेरिक लेयर प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं FM सिग्नल, ठीक है। FM सिग्नल क्या होता है, सॉरी FM सिग्नल देखते हैं क्या होता है। फॉर FM लाइन ऑफ स्लाइड प्रोपोगेशन, इसमें जो FM सिग्नल होता है उसमें क्या होता है, लाइन ऑफ स्लाइड प्रोपोगेशन होता है। मतलब ये हमारा ट्रांसमीटर, ये हमारे रिसीवर लगे हुए हैं, ठीक है, कि हमारे क्या रिसीवर लगे हुए हैं, तब क्या होगा, हमारे लाइन ऑफ स्लाइड मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोपोगेशन होता है। एक यहाँ से सिग्नल भेजा, यहाँ पर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, ये हमारा सिग्नल इस पृथ्वी इस अर्थ को टच करेगा और सीधा निकल जाएगा। मतलब क्या है, जो हमारा अर्थ है तो उसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में फॉर अ लाइन स्लाइड प्रोपोगेशन कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10 किलोमीटर से लेस देन होना चाहिए, लेस देन 10 किलोमीटर। तो हमारा क्या FM सिग्नल मिल जाएगा, अदरवाइज हमारा FM सिग्नल नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। लिखा है if line of slide propagation is not maintained then the FM signal is blocked by curvature of earth and signal is lost। जो हमारा सिग्नल, जो हमारा अर्थ होता है क्या होता है, कर्वेचर होता है, ठीक है। तो हमारा सिग्नल क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, बाइज हो जाता है यार, हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, कहीं पे घर आ गए कहीं पे पेड़ आ गया तो क्या हो जाता है कि ब्लॉक हो जाते हैं सिग्नल, ठीक है, काफ़ी सिग्नल, ठीक है। ये हमारा अगला पॉइंट है, देखते हैं। तो हमारा जो FM सिग्नल का जो अगला पॉइंट है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी रिवर्स टेक्निक कैन बी इम्प्लीमेंट। जो FM सिग्नल होता है उस पर क्या फ्रिक्वेंसी रिवर्स टेक्निक को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो अभी तक ऊपर पड़ा वही नोट में लिखा हुआ है। जो AM सिग्नल होता है उसमें क्या स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं और ये इसके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है या पॉसिबल होता है, ठीक है। जो FM सिग्नल होता है उसमें कौन सा प्रोपोगेशन यूज करते हैं, लाइन ऑफ लाइट प्रोपोगेशन का यूज करते हैं, और वह कहाँ शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए वर्क होता है या शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए पॉसिबल होता है, ठीक है ना। हाई डिस्टेंस में FM का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जो फ्रिक्वेंसी रिवर्स टेक्निक कॉन्सेप्ट है वो किस में इम्प्लीमेंट होता है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन में ही इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। दो टाइप की हेडिंग है, जो नया टॉपिक हमारा कौन सा है, प्री इम्फेसिस एंड डी इम्फेसिस, ठीक है, ठीक है। जो प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस उसमें देख लेते हैं। वी नो दैट, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। वी नो दैट दी PSD ऑफ ऑडियो सिग्नल, जो ऑडियो सिग्नल PSD होगा इज गिवन भाई, कितना गिवन है, इतना गिवन है, ठीक है। ये हमारा सिग्नल का हमारा है, सिग्नल ही PSD है,
ये हमारी जो नीचे दे रखी है किसकी दे रखी है, नॉइस की पीएचडी दे रखी है, ठीक है। ये किसकी हमारी पीएचडी ऑफ नॉइस लिखा हुआ है ऊपर, क्या पीएचडी ऑफ नॉइस, ठीक है। जो F1 तक, ठीक है, जब F1 तक होगा तो हमारा सिग्नल टू नॉइस याद रखो, यहाँ से लेके F1 तक जो हमारा यहाँ पर S अपॉन एन या सिग्नल टू नॉइस रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। जैसी वैल्यू F1 से इंक्रीज हो जाएगी हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या कंपोनेंट हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, सॉरी, सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा इफ़ F1 से ग्रेटर देन फ्रिक्वेंसी लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है जब हमारा, देखते हैं इसके जो पॉइंट लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एनालिसिस क्या है, अप टू F1, F1 तक क्या है, S अपॉन एन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, दिस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कैन बी रिप्रोड्यूस एट ट्रांसमिशन आउटपुट। जो ट्रांसमिशन आउटपुट पर जो जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होंगे क्या हो जाएंगे, रिप्रोड्यूस होते रहेंगे, क्या बार बार को रिप्रोड्यूस होते रहेंगे। बट अगर हम F1 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं, क्या F1 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होता है, बहुत कम होता है। जब सिग्नल टू नॉइस रेशियो कम होगा तो क्या करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी जो कंपोनेंट होंगे, क्या बोला, जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होंगे वो रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस एट ट्रांसमिशन आउटपुट। क्या हुआ, ट्रांसमिशन आउटपुट पर वो हाई कंपोनेंट क्या होंगे, रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है ना, ओके। अब सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होता है, या फिर सिग्नल की पावर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सिग्नल पावर हैज़ टू बी इंक्रीज, या फिर डिक्रीजिंग नॉइस पावर, या फिर क्या नॉइस पावर को डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन नॉइस पावर को डिक्रीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिस्टम में ही होता है, ठीक है ना। बट इट इज़ नॉट इन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। जो अगला पॉइंट है हमारा, so artificially increased signal strength at high frequency is called pre-emphasis। और जो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल क्या करते हैं, सिग्नल पावर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, कहाँ पर, कैसे इंक्रीज करते हैं, बाय यूजिंग प्री एम्फेसिस का यूज़ करके हम हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को या सिग्नल पावर को इंक्रीज कर, सॉरी हाई फ्रिक्वेंसी नहीं, सिग्नल पावर की स्ट्रेंथ को क्या इंक्रीज कर देते हैं, किसका यूज़ करके, प्री एम्फेसिस का यूज़ करके, ठीक है। अब देखते हैं प्री एम्फेसिस होता क्या है, ठीक है। प्री एम्फेसिस क्या होता है देखते हैं, टू इम्प्रूव फ्रेडिलिटी, क्या ये करता है, फ्रेडिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, इम्प्रूव फ्रेडिलिटी एस अपॉन एन सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द ऑडियो सिग्नल हैज़ टू बी इंक्रीज। जो ऑडियो सिग्नल की हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होता है उसकी फ्लूइडिटी या सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जो अगला पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ ऑडियो सिग्नल इज कॉल्ड फ्री एम्फेसिस। मतलब जो इस प्रोसेस होता है प्री एम्फेसिस में वो इंक्रीज कर देता है, क्या, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, हाई फ्रिक्वेंसी की जो कंपोनेंट होता है उसको इंक्रीज कर देता है, किसके, ऑडियो सिग्नल की। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्री एम्फेसिस कहते हैं, ठीक है ना। जो अगला पॉइंट है, प्री एम्फेसिस विल बी डन एट ट्रांसमिशन बिफोर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन से पहले जो ट्रांसमिशन होता है उसमें ही क्या होता है, प्री एम्फेसिस काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा सिग्नल ये है, ठीक है ना, ये हमारा बिफोर मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन से पहले हमारा जो फिगर है ऐसा है, ठीक है। इसके बाद क्या यूज किया हमने, प्री एम्फेसिस सर्किट का यूज किया, ठीक है। प्री एम्फेसिस सर्किट कुछ नहीं होता है, बस ये क्या होता है, लीड कंपनसेटर होता है, क्या होता है, लीड कंपनसेटर होता है। लीड कंपनसेटर होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारी जो ये स्ट्रेंथ है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होगा तो क्या करता है, इंक्रीज कर देगा। जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होंगे, सॉरी, उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। हमारा फिगर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम किसी भी हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का यूज करके क्या, डी एम्फेसिस का यूज़ करेंगे, ठीक है, डी एम्फेसिस का यूज़ करेंगे। डी एम्फेसिस क्या होता है, सिंपली लो पास फिल्टर होता है, ये कर देता है जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं
उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देता है। समझ में आ रहा है? क्या अंतर देख लो दोनों में, ठीक है। देखो, जो प्री इम्प्लिसिट होता है क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को इंक्रीज कर देता है। हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कहाँ होंगे, ये ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे, लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होंगे। यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होंगे। तो ये क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, इनसे क्या कर इंक्रीज़ कर देगा। तो हमारा फिगर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ऐसा फिगर, ठीक है। और इसको यूज़ करते हैं डी इम्प्लिसिट का सर्किट का यूज़ करते हैं। ये भी क्या करता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है। यहाँ के इस साइड जाओगे लेफ्ट में, यहाँ के राइट में जाओगे तो क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, जीरो का है, ठीक है ना। तो ये यहाँ के सिग्नल को और यहाँ के सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये हमारा फिगर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर सेम है और इसको डिक्रीज किया दोनों को, तो हमारा फिगर ऐसा बन गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। डी इम्प्लिसिट का कुछ पॉइंट लिखे हुए, क्या लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ ऑडियो सिग्नल। जो ऑडियो सिग्नल की हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है डी इम्प्लिसिस, ठीक है। जो हमारा अगला पॉइंट है, डी इम्प्लिसिस विल बी डन इन द ट्रांसमिशन आफ्टर डी मॉड्यूलेशन। मतलब डी मॉड्यूलेशन के बाद जो हमारे फ्रिक्वेंसी होता है हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट उसको डिक्रीज कर देता है। लो पास फिल्टर मतलब ये होता है, ठीक है ना। ओके, मतलब यहाँ तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही आएगा उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या, एफएम रिसीवर, ठीक है। एफएम रिसीवर क्या होता है वो देखते हैं। तो क्या होता है, फॉर एफएम स्टैंडर्ड आर, ठीक है, याद रख लेना इसको, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया है इससे, ए एम बोल देगा, एफ एम बोल देगा, ऐसे ही। तो ए एम सिग्नल ये फिक्स होता है हमेशा। जो एफ एम सिग्नल की जो कैरियर फ्रिक्वेंसी रेंज होती है कितनी होती है, 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। जो एफ एम सिग्नल की बैंडविड्थ होती है वो कितने, 200 किलो हर्ट्ज़ होती है। याद रखना, एफ एम सिग्नल की बैंडविड्थ होती कितनी होती है, 200 किलो हर्ट्ज़ होती है। और जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है जिसकी एफ एम सिग्नल की कितनी होती है, 107 मेगा हर्ट्स, सॉरी 10.7, क्या 10.7 मेगा हर्ट्स होती है किसकी, एफ एम सिग्नल की इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो जो ब्लॉक डायग्राम देखते हैं किसका, एफ एम रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं क्या होता है। ये हमारा सिग्नल यहाँ से रिसीव होता है, ठीक है। कहाँ जाता है, आर एफ एम्पलीफायर में जाता है। फिर वो हमारा कहाँ जाता है, मिक्सर में जाता है, ठीक है। मिक्सर के बाद किस में, आई एफ एम्पलीफायर में जाता है। फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में जाता है, एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर, सॉरी, एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर में जाता है। फिर डीमॉड्यूलेट होता है, फिर डी ई या हाँ डी ई सर्किट में जाता है। फिर ए एफ एम्पलीफायर में जाता है। फिर जो सिग्नल आता है किस में आता है, पावर एम्पलीफायर में जाता है, किस में, पावर एम्पलीफायर में जाता है हमको। फिर लाउड स्पीकर में जाके हमको आवाज़ सुनाई देती है, मैसेज सिग्नल फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है ना। देखते हैं इसमें। जो पहला पॉइंट है क्या है, नोट क्या है, एज द ट्यूनिंग द ट्रांसमीटर change corresponding FL has to be changed such that FL minus FS equal to IF 10.7 मेगाहर्ट्ज़। मतलब जो हमारा ट्यूनिंग सर्किट होगा, जो उसका ट्रांसमीटर होगा वो क्या चेंज होगा, करस्पॉन्डिंगली एफ एल के करस्पॉन्डिंगली क्या वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे एफ एल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा क्या ट्यूनिंग सर्किट का जो ट्रांसलेशन होगा एफ एस वो क्या चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड लिमिटेड गिव्स दी कॉस्ट एम्पलीट्यूड, मतलब क्या है, जैसे कि हम कोई सिग्नल होगा फ्रिक्वेंसी, जैसे कि हमारा ये क्या कैरियर सिग्नल है, ठीक है ना। कैरियर सिग्नल को हम अगर हम पास कराएंगे इसमें मैसेज सिग्नल के साथ में, तो जो जैसे जैसे मैसेज सिग्नल हमारा, सॉरी, जैसे जैसे मैसेज सिग्नल हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमारी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, मैसेज सिग्नल का।
तो हमारा जो मैसेज सिग्नल का जो हमारा सॉरी एफएम सिग्नल का जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होगी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे इसकी एम्पलीट्यूड जैसे इसका एम्पलीट्यूड क्या डिक्रीज होगा, वैसे वैसे इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो क्या फ्रिक्वेंसी क्या डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, क्या डिक्रीज होती जाएगी। जैसे फिर एम्पलीट्यूड बढ़ा तो फिर से इंक्रीज होती चलेगी। तो इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा रैपिडली मूव करेगा, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी कम होगी तो आराम आराम से मूव करेगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। इस सिग्नल को हम पास कहाँ कराएंगे, हम एम्पलीट्यूड लिमिटर में पास कराएंगे तो हमारा ये सिग्नल फाइंड आउट हो जाएगा। फिर इस सिग्नल को हम किसे पास कराएंगे, डी मॉड्यूलेटर में, तो हमको मैसेज सिग्नल फाइंड आउट होगा। लेकिन मैसेज सिग्नल कैसे होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। फिर इफ एम्पलीट्यूड लिमिटर्स इज यूज इन एएम रिसीवर या ट्रांसमीटर, जैसे कि इस सिग्नल को हम पास कराएंगे तो क्या ऐसा सिग्नल हमको फाइंड आउट हो जाएगा। और इसको हम किस में यूज़ कराएंगे, एम्पलीट्यूड लिमिटर में, तो हमको मैसेज सिग्नल फाइंड आउट हो जाएगा। क्या एम्पलीट्यूड लिमिटर में पास कराएंगे। एम्पलीट्यूड लिमिटर क्या होता है, एक कांस्टेंट आउटपुट हमको फाइंड आउट कर देगा, ठीक है। तो एक कांस्टेंट आउटपुट फाइंड आउट हो जाएगा तो हम क्या मैसेज सिग्नल जो होता है वो थोड़ा बहुत लॉस्ट होता है, लेकिन इतना लॉस्ट नहीं होता है, लेकिन हमको यहाँ पर एफ सिग्नल फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में आया नहीं है एक भी बार, ठीक है। एग्जाम में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें ईएस में आ सकता है, ईएस की मेंस में वहाँ किसी एग्जाम में कुछ नहीं आता है, सिर्फ ये याद रख लेना, ठीक है। तो देखो अब ये कुछ पॉइंट है, ठीक है, इसको पढ़ लेना या पढ़ाएं, ठीक है। बोर्ड वीडियो पॉज करके इन सारे पॉइंट को पढ़ लेना, ठीक है। हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, डिजिटल कम्युनिकेशन। अभी तक हमारा चल रहा था एनालॉग कम्युनिकेशन, खत्म हो गया। अब स्टार्ट होगा हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन, ये हमारा अगला चैप्टर है। तो उसमें देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं। अगर प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ओके बाय।